नेक्स्ट हम लोग का है अधिक अनुदान। उसमें लिखो, यदि सरकार, पहला पॉइंट, यदि सरकार किसी सेवा पर यदि सरकार किसी सेवा पर वित्त वर्ष के दौरान यदि सरकार किसी सेवा पर वित्त वर्ष के दौरान बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक व्यय करती है मतलब खर्च करती है, तो इस स्थिति में अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाता है। अधिक अनुदान, या इसको अधिका अनुदान भी बोलते हैं कहीं कहीं, अधिक अनुदान पेश किया जाता है। देखो यह सिंपल सा है। एक है, हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए कि पैसा जो उसने आवंटन किया, मान लीजिए प्रोविज़न किया, और मान लीजिए कि 5,000 का जो है उसने आवंटन किया, और मान लीजिए कि जो है 8,000 खर्च हो रहा, 3,000 एक्स्ट्रा हो गया, और पैसा उसके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि जो है पैसा वो मांग लेता है। उसी समय जो है वो अनुदान की मांग किया गया राष्ट्रपति की अनुमति से, और पैसा को ले लिया गया। एक हो गया कि मान लीजिए कि जो है उसका खर्च, मान लीजिए कि जो है 5,000 करोड़ रुपया है ना, और मान लीजिए कि उसका 6,000 करोड़ रुपया जो है खर्च हो रहा है। अगर ये एडजस्ट यहीं पे कर लिया, पैसा मांगा नहीं अभी, लेकिन यहीं पे वो खर्च ज़्यादा कर दिया, पैसा उसके पास था, खर्च ज़्यादा कर दिया किसी मद में, हो सकता है किसी मद में घटेगा पैसा, लेकिन जो मद में पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, मान लीजिए कि सड़क बनाने के लिए जो है इसने क्या किया कि 5,000 जो है करोड़ रुपया रखा, अब इसका 5,500 करोड़ रुपया जो है खर्च हो गया, तो 500 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च हुआ, तो इसने जो है वहीं पर खर्च कर लिया अपने मद में। लेकिन फिर बाद में क्या करेगा, जब बजट पास होगा तो उस समय अधिक अनुदान जो है उसी में मांग लिया जाएगा। किसका? 500 करोड़ का। समझ में? तो उस समय जो है अधिक अनुदान मांग लेंगे, क्योंकि हमने 500 करोड़ रुपया उस समय खर्च कर दिया था अधिक, तो वहाँ पे मांगा जाएगा बजट में। और एक है कि अगर ज़रूरत पड़ा, पैसा नहीं है, तो उसी समय उसको पैसा चाहिए, तो फिर क्या किया कि जो है राष्ट्रपति की अनुमति से जो है वो पैसा ले लिया, सत्र हुआ, उसमें पास करवा लिया। समझ में? तो दो तरीके का है, पैसा कमी पड़ जाता है, एक है कि पूरा कर लिया अपने पास से, मान लीजिए कि आप कहीं पैसा रखे थे, उसका आप यूटिलाइज कर लिए, बाद में जब बजट पास हुआ तो उस समय आप ले लिए, फिर पैसा रख लिए आप, फिर उसका वहाँ यूटिलाइज कर लिए, एडजस्टमेंट कर दिए आप। एक हो गया कि आपके एडजस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास है ही नहीं पैसा, तो आप कहीं से मांगेंगे ना, तो आपने क्या किया कि जो है किसी से आपने कर्ज ले लिया, मतलब एक तरह से कर्ज ले लिया, राष्ट्रपति की अनुमति से क्या किया कि आपने जो है पैसा ले लिया, जिसको बोलते हैं ना अतिरिक्त अनुदान, आप एडिशनल पैसा मांग लिए, और फिर उसको क्या किया कि जब बजट अगले बार आया तो वहाँ पे उसको प्रोविज़न कर दिया, तो भाई हमने इतना पैसा ले लिए थे, ठीक है, एक्स्ट्रा मेरा पैसा खर्च हो गया है, तो आप वहाँ प्रोविज़न करके एडजस्टमेंट कर दिए।
हाँ, नेक्स्ट वाले बजट में मैनेज किया जाएगा। हाँ हाँ, उसमें हम ले लिए, बाद में फिर बजट में उसका प्रोविज़न कर दिए, ठीक है। लेंगे अभी प्रोविज़न उसमें करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि अभी नहीं लेंगे, उसमें प्रोविज़न भी करेंगे, पैसा भी ले लेंगे, समझो, दो अंतर हैं। पहला कंडीशन में कैसे? नहीं तो सबका ऑडिट होता है ना। कोई भी पैसा आप लीजिएगा, कोई भी पैसा खर्च कीजिएगा, सबका ऑडिट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों को ऑडिट कैग करता है। पब्लिक अकाउंट से भी करता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो है आपका जो है चेक करते रहेगा, ऑडिट करेगा। पकड़ाता क्या मालूम है? जो 500 रुपये का सामान है ना, उसको 5000 रुपये का जो है आप आइटम में बदल दिए। मान लीजिए जहाँ खर्च आप 500 में आपका हो जाता है, जैसे मान लीजिए 2G स्पेक्ट्रम क्यों आया या 3G स्पेक्ट्रम क्यों आया? एक 2G स्पेक्ट्रम का क्यों आया कि घोटाला हो गया। यहाँ पे ये बोला गया कि सरकार तो वहाँ पे मान लीजिए जो पैसा आवंटित की, जो स्पेक्ट्रम जो है आवंटित की, अलॉटमेंट की, और जो प्राइवेट कंपनी ने खरीदा, तो जितने उसने बेस प्राइस रखा उसमें उसने दे दिया। तो ये आरोप लगा कि सरकार ने क्या किया, तो कैग जो है, कैग जिसमें ऑडिट किया तो उसने अनुमान लगाया कि जो है 2G में स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में इतना पैसा आ सकता था अगर सरकार चाहती तो, लेकिन जो है चूँकि जो है इतना ही आया, तो उसी को बना दिया गया कि इतना आ सकता था लेकिन आया इतना, और इतना जो है लॉस हो गया, ये जो है घोटाला हो गया। समझ में? जिस समय चला कि घोटाला हो गया 2G, लेकिन जब बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट में ये तो अनुमान है ना, कोई जरूरी कि उतना आ ही जाएगा। मान लीजिए कि आप बढ़ा के बताते हैं तो कोई लेता ही नहीं, तो फिर ये तो अनुमान था। और घोटाला मान लीजिए कि यहाँ पे साबित नहीं कर पाए कि भाई कम रेट में आप लिए तो उसके बदले में आपने क्या प्रॉफिट लिया, किसने प्रॉफिट लिया। तो जिसके आरोप लगा, जो उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे DK राजा, उसके आरोप लगा, जेल भी गया था उस समय, लेकिन फिर बाद में जो है साबित नहीं हो पाया। उसने पैसा लेकर जो है कम रेट में दिया, उसने बोला जो सर्कल रेट है उसी रेट पे हम दिए, तो साबित जब नहीं हो पाया तो वही हो गया, केस भी खत्म हो गया, लेकिन उस समय आरोप लग गया तो भाई 2G घोटाला हो गया। हाँ नहीं, सरकारी जैसे मान लो मंत्रालय ही है, जैसे जिस विभाग का है वो विभागीय एडजस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए उसके पास अलग अलग कामों के लिए पैसा है, तो मान लीजिए कोई पैसा जो है वो एडजस्टमेंट इधर कर दी सड़क वाले में, मान लीजिए कि कोई एडजस्टमेंट इधर कर दी, तो एडजस्टमेंट जब कर दिया तो पूरा कर लिया, चाहे उसका एडजस्टमेंट करने के बाद अगले बार में जब पैसा मांगना हुआ 500 करोड़ लेकर उधर एडजस्टमेंट कर दी, वो तो अपने हिसाब से विभाग कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पैसा आया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट यहाँ का अधिकारी को करना है कि मान लीजिए कि हमको जो है इसकी चलाने के लिए कितना खर्च करना है, तो हो सकता है वो 3 लाख भी खर्च करें, हो सकता है 6 लाख भी खर्च करें, वो एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करना है। हो सकता है 10 लाख भी दे दें कि नहीं पढ़ाना जरूरी है, 10 लाख खर्च करो, ये बैच भी चला दो, और दूसरी तरफ जो है कुछ चीज़ों में कमी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब बजट आता है तो 500 करोड़ हाँ तो दिखाएगा। हाँ वो जो पैसे होंगे वो जहाँ से आपने एडजस्ट किया, हाँ उस विभाग और फिर 500 करोड़ पे आप दिखाएंगे कि मेरा अधिक खर्च हुआ, 500 करोड़ आप ले लिए, अब उसको आप कहाँ खर्च कीजिएगा वो आपका है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं पर खर्च करेगा। कोई योजना बंद भी कर दिया जाता है, दूसरी योजना चला दिया जाता है, ये भी तो होता है। सिंगल फाइनेंशियल ईयर में हुआ कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम दिया, अगला फाइनेंशियल ईयर में बजट के द्वारा हम उसको मैनेज किए पैसा, वही तो वो है, तो मैनेज वही तो है। इस फिनंशियल ईयर में आप खर्च कर दिए, अगले वाले में एडजस्ट किए आप, अगले बार में जो आपका अनुदान होगा 500 बढ़ के आएगा। हाँ
बदल के तो उससे क्या होगा? क्या सत्र का? हाँ, मान लीजिए कि सत्र स्टार्ट हुआ, उसमें अनुदान डाल दिया गया, पास करवा लिया गया। हाँ, जैसे सर अभी जैसे बीजेपी ये अधिक अनुदान नहीं, अतिरिक्त अनुदान। अधिक अनुदान पास नहीं होगा, अधिक अनुदान उस अगले वर्ष में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा? आपका बजट बना लोगे? नहीं नहीं सर, वो था कि हाँ, कि अगर जैसे अभी बीजेपी थी, उसने अगर अधिक अनुदान ले लिया और अगर इस चुनाव में अगर वो हार जाता, ठीक है, अगर किसी और पार्टी की अगर सरकार गिर गया, हाँ गिर गया और अगर दूसरी पार्टी आती तो क्या वो उसको क्लेम कर सकते? वो लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो ली है वो लीगल है ना। पैसा मान लीजिए सरकार खर्च कर दी तो आपको डालना पड़ेगा प्रोविजन में, वो तो करना ही पड़ेगा। हमको तो लग रहा है कहीं संसद में तुम लोग बजट ना पास करने लगो। ठीक है, उसमें कहाँ तक लिखे थे? बजट में अधिक पेश किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ साथ इसमें राष्ट्रपति लोकलेखा समिति की लोकलेखा समिति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक है। लोकलेखा समिति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 116 में जो है लेखानुदान की बात किया गया है। लेखानुदान, ठीक है, आर्टिकल 116 लेखानुदान। ठीक है, लेखानुदान होता है कि जिस वर्ष बजट जो है 31 मार्च के बाद, जिस वर्ष बजट जो है 31 मार्च के बाद पेश किया जाना हो, ठीक है, या बाद पारित किया जाता है, मतलब 31 मार्च के बाद बजट पारित किया जाता हो, पारित किया जाता है। ठीक है, पारित किया जाता है तब अल्पकालिक खर्चों के लिए, तो अल्पकालिक खर्चों के लिए लेखानुदान, खर्चों के लिए लेखानुदान के माध्यम से अनुमति ली जाती है। लेखानुदान के माध्यम से अनुमति ली जाती है। इसकी जो वैधता होता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है, वैधता जो है 2 से 4 मंथ
के बीच होता है, मतलब 2 या 3 या 4 मंथ, मैक्सिमम 4 मंथ का, ठीक है, होती है। और ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अब इसमें क्या है कि जो है लेखा अनुदान, उसको हम लोग बोलते हैं वोट इन अकाउंट बोलते हैं ना, वोट इन अकाउंट, हाँ, तो वोट इन क्रेडिट। हाँ, ये क्या होता है कि मान लीजिए कि 31 मार्च के बाद बजट पेश होता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो है बजट जो है 31 मार्च के बाद होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर बजट 2 सेशन में चलता है ना। मान लें कि बजट जो है आपका फरवरी में जो है, फरवरी से लेकर जो है मई के बीच में चलता है फरवरी से मई के बीच में। लेकिन बजट अंतिम रूप से जब तब होगा जब पारित हो जाएगा। पारित होते होते क्या होता है, मई चला जाता है, कभी हो सकता है कभी कभी जून भी चला जाए, समझ में। तो इस स्थिति से तो मार्च में जो है पैसा तो ख़त्म हो गया, मार्च में तो पैसा ख़त्म हो गया ना, तो अप्रैल और मई या जून तक कैसे चलाएंगे आप खर्च। तो खर्च चलाने के लिए क्या होता है कि आप पहले ही पैसा जो है लेखानुदान के माध्यम से 2-3 महीना कम निकाल लेते हैं कि हमको एक्स्ट्रा अभी पैसा चाहिए। वो बजट में प्रोविज़न है, तो बजट में जो है मान लीजिए कि अगर 1 साल का 5,000 करोड़ रुपया जो है आपने खर्च कर रखा है, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया खर्च कर रखा है 1 साल में, चाहे 120 रुपया, मान लीजिए 120 करोड़ रुपया रखा है खर्च का 1 साल में, टोटल बजट आपका है। तो मान लीजिए कि आपने 3 महीना का पैसा आप ले लेंगे पहले ही, ठीक है, तो 2 से 4 महीना ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि 3 मंथ का जो है आपने ले लिया, तो मान लीजिए 3 मंथ का खर्च आपका कितना हो गया, तो मालूम चला 36 करोड़ रुपया। आप 36 करोड़ रुपया जो है क्या किए, लेखानुदान के माध्यम से ले लिया। तो बाकी जो बचा हुआ है बजट जब पास करेंगे तो पैसा आप उतना ही निकालेंगे, कितना जो बचा हुआ 36 करोड़ माइनस करके निकालेंगे पैसा, क्योंकि आप पहले ही ले चुके हैं। तो ये तब लिया जाता है जब बजट जो है पारित 31 मार्च के बाद हो, ठीक है। और खर्च जो है आपका आवश्यक है, तो जो अल्पकालिक जो खर्च होता है जब तक बजट पास ना हो तब तक जो खर्च होता है उस खर्च को आप कैसे निकालते हैं, लेखानुदान के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि आपका जून में बजट पास हुआ फाइनली, जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तब तक बजट पास नहीं होगा आपका, क्योंकि पैसा निकालने का तो ही माध्यम है। तो विनियोग विधेयक जब पास होगा, ठीक है, तो बजट आपका पास होगा। तो मान लीजिए कि जून में पास होगा, तो अप्रैल मई और जून आपका कैसे चलेगा खर्चा। तो खर्च नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप लेखानुदान उस समय पहले ही पास कर लेंगे आप, और पैसा आप क्या करेंगे 2-3 महीना का ले लेंगे, बोलते ना एडवांस दे दीजिए, ये एडवांस है। क्या जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसी समय आप लेखानुदान पास कर लेंगे। हाँ, मार्च के पहले ही कर लेंगे आप, मार्च के पहले ही कर लेंगे ना, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो आप बजट इंट्रोड्यूस किए फरवरी में मान लीजिएगा बजट इंट्रोड्यूस किए, उसी में आप इसमें पहले पास करवा लीजिएगा लेखानुदान, हमको इतना पैसा आप दे दीजिए। उसके बाद फिर बजट में जो है चर्चा होता है, चाहे डिस्कशन जो भी होता है, समझ में। नहीं तो फिर मालूम चलेगा पैसा आएगा नहीं, ये एडवांस है। हाँ हाँ, एडवांस आप ले लिए कि भाई हमको 2-3 महीना खर्च दे दीजिए, बाकी बजट जब पास होगा तो पैसा सारा आ जाएगा सरकार के पास। सर मतलब जैसे लेखानुदान का सर एक जैसे भी सरकार है, 5 साल के लिए सरकार, तो जो वोट है सर वो सदन चल रहा है, एक तो होता है सर अंतरिम बजट सरकार, जैसे चुनाव। अंतरिम बजट अभी मत आओ, राजधानी एक्सप्रेस को वंदे भारत में मत मिलाओ और वंदे भारत को शताब्दी में मत मिलाओ, ठीक है। उतना ही सोचो कि जितना में हम लोग चल रहे हैं, अंतरिम बजट अलग होता है, ठीक है। ये अनुदान की बात हो रहा है, बजट अलग चीज़ है, एक पूर्ण बजट होता है, एक अंतरिम बजट होता है। अंतरिम बजट का मतलब होता है कुछ समय के लिए बजट, वो भी बजट है लेकिन कुछ समय के लिए पास किया जाता है। अंतरिम बजट तब होता है
जब विधानसभा भंग होने वाला हो और नई सरकार का गठन होने वाला हो, ठीक है। ये सर जो 5 साल का कार्यकाल है उस समय हाँ, तो मान लीजिए कि अगर मई या जून में सरकार का जो है नई सरकार का गठन है तो पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकता है, तो वो 3-4 महीना का बजट वो पेश किया जाता है, सर वही चीज़ ठीक है। तो अंतरिम बजट वो होता है। यहाँ पर डिमांड है, ये पैसा आप ले रहे हैं, बजट नहीं पास कर रहे, ये पैसा आप मांग रहे हैं कि हमको 3 महीना का पैसा चाहिए। बजट तो पूर्ण ही पास हो रहा है, लेकिन इसको पैसा इसको चाहिए 3 महीना का, समझ में। अंतरिम बजट भी आएगा तो भी पैसा आपको चाहिए 3 महीना का। ये हर साल ये आप पास कीजिएगा लेखानुदान, क्योंकि बजट का जो प्रोविज़न है ना वो आपको पास होते होते मई चला जाता है, तो आपको 2 महीना का खर्च आपको चाहिए। तो कैसे आप 2 महीना का एडजस्टमेंट करेंगे? आपने जो बजट में जो दिया है पैसा वो तो मार्च तक ही है ना, तो अप्रैल और मई, क्योंकि बजट पास होगा तब पैसा रिलीज होगा। अब बजट अंतिम रूप से पास कब होगा? जब विनियोग विधेयक पास होगा, समझ में आया? तो वो पास हो गया तो बजट पास हो गया, पैसा निकल गया, तो वो पास होते होते तो मई चला जाता है, क्योंकि आप बजट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे, फिर कमेटी में भेजेंगे, कमेटी 24 सदस्य कमेटी है, अपना ब्रीफिंग दे देगा, उसके बाद फिर बजट को रखेंगे, फिर बजट पर डिस्कशन होगा, फिर एक अनुदान को पास करेंगे, फिर अनुदान में अगर कोई कटौती आ गया तो फिर उस पर बहस होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप विनियोग विधेयक लाएंगे और फिर पास करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है, समझ में। तो लंबा प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, तो उस बीच में आप तो बजट है ना कि एक दिन लाया पास करके निकाल दिए, तो उस बीच में आपको पैसा चाहिए ना। ये हम सर वही तो हमको क्लियर करा सर, ये कार्यकाल का दौरान होता है और वो मतलब जब हाँ हाँ कुछ समय ये होगा उसका वो किस समय हाँ ये है कि आपका ये पूर्ण बजट हो या अंतरिम बजट हो, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि हर मंथ मई में चला जाता है। तो अभी जो है उसको पैसा चाहिए ना 2 महीना खर्च करने के लिए, 3 महीना खर्च करने के लिए, तो 3 महीना तो मांगेगा ही पैसा। 2 महीना के लिए ले लिए लेखानुदान, हाँ वही से निकलता है, संचित निधि से निकाल लिया जाता है। हाँ नहीं, तो वैसा क्या काम कीजिएगा? मतलब फिर वही बात हो गया कि मान लीजिए कि ये काम होगा तो ये कैसे नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि सरकार जो है बजट पास नहीं कैसे होगा, सरकार का वो रहता है अपना टारगेट कि हमको जो है जून तक का पैसा ले लेना है, मई में पास होगा तो जून जा सकता है, जून तक पैसा 3 महीना का निकालिए, आप तो निकाल सकते हैं 4 मंथ तक पैसा, ये मैक्सिमम 4 मंथ तक का है, मिनिमम 2 मंथ तक का है, तो आप निकाल सकते हैं पैसा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ खर्च के लिए है, प्लान तो बजट में ही करेंगे ना, कोई नया बड़ा परियोजना तो बजट से ही चलेगा, ये तो सिर्फ खर्च के लिए है। तो जो आपका बेसिक जो खर्च है वो आप निकाल लीजिए। हम सोचे थे कि आज जो है पहुँचेंगे हम सुप्रीम कोर्ट, आज तो बजटे में हम लोग लपेटा गए, ठीक है। ये हो गया ना? हाँ नहीं, हर साल बढ़ते घटते रहता है। अब मान लीजिए कि देखो फिक्स कैसे होगा पैसा। अब मान लीजिए कि जो है पिछले साल जो है आपके घर से जो है 10,000 रुपये आता था, तो अगले साल भी 10,000 रुपये आएगा कि बढ़ेगा? घटेगा तो नहीं। रूम रेंट बढ़ गया तो बढ़ गया, भोजन का खर्च बढ़ गया तो बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है। इसमें मान लीजिए कि जो सैलरीज वगैरह आता है, मान लीजिए कि इस साल आपने लिया था 5,000 करोड़ रुपया, बीच में आपने 60,000 लोगों को नियुक्ति कर दिया, तो 5,000 में हो जाएगा। 60,000 लोगों का सैलरी चाहिए ना, तो बढ़ भी जाएगा। कोई जरूरी नहीं फिक्स रहता है, वो तो आगे पीछे बढ़ते रहता है। चलो नेक्स्ट है प्रत्यय अनुदान। प्रत्यय अनुदान, ठीक है। प्रत्यय अनुदान इसको बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। उधर वोट ऑन क्रेडिट, ठीक है। प्रत्यय अनुदान
इसमें लिखो पहला पॉइंट, यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्यय अनुदान पेश किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यय अनुदान पेश किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में लिखना, प्रत्यय अनुदान में धन की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि अचानक से इमरजेंसी कोई पैसा सरकार की जो को आवश्यक हो गया, ठीक है, तो जो है प्रत्यय अनुदान जो है पास कर दिया जाता है बीच में भी। मान लें कभी सरकार को ज़रूरत पड़ गया, बहुत नेसेसरी, लेकिन किस लिए पैसा चाहिए ये सरकार उल्लेख नहीं करती है। मतलब कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए कोई ऐसा सीक्रेट आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा हो गया, मान लीजिए आप रोग के लिए खर्च कर रहे हैं या इंटेलिजेंस के लिए खर्च कर रहे हैं, तो जो भी ऐसा कोई खर्च है जिसका उल्लेख आप नहीं करेंगे बजट में, या मान लीजिए कि इस पे, लेकिन वो इमरजेंसी के रूप में दिखा देंगे कि इमरजेंसी हमको चाहिए पैसा, तो वो आप प्रत्यय जो है अनुदान के माध्यम से या बट ऑन क्रेडिट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के समय, लेकिन तब जब इसका उल्लेख नहीं करना हो। समझ में आया? नेक्स्ट है तीसरा है अपवादानुदान। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट, इसमें है ऐसी कोई सेवा, पहला पॉइंट लिख लो, ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में प्रावधान नहीं होता है, उसके लिए यदि धन की आवश्यकता हो तो अपवादानुदान पेश किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें है सिंपल सा कि जो है कोई ऐसा जो है आवश्यकता पड़ जाता पैसे का, ठीक है, या ऐसा कोई सेवा या कोई भी जो है धन की आवश्यकता, कोई भी ऐसा कारण हो जिसका बजट में उल्लेख नहीं किया गया हो और जो है सरकार को पैसा चाहिए, तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, एक्सेप्शनल जो है ग्रांट जो है वो पास करवाते हैं और जो है पैसा निकाल लेते हैं। चूँकि इसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होता अनुमति का, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भी एक्सेप्शनल है, मतलब अपवाद है। एकमात्र ऐसा जो है ग्रांट है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, बाकी सब में चाहिए। बाकी जितना भी ग्रांट है सब में राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, सिर्फ एक्सेप्शनल है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए। और सिंपल सा जिसमें जो है बजट में इसका जो है खर्च का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उसको जो है पैसा की ज़रूरत हो गया तो निकाल दिया गया। यही जो है आपका पूरा ग्रांट है। अब बताओ समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्या सबको समझ में आ गया? आ गया? कौन सा? आते हैं, आवाज़ हमको नहीं आता था। सर बोल रहे एग्जाम्पल बताइए ना, क्या सर मतलब कौन सा वाला में ये दिया जाता है, ये वाला अनुदान? अपवाद वाला ये देखो एक्सेप्शनल है, मतलब जो कभी कभी ऐसा होता है। एग्जाम्पल इसमें सिंपल सा, जैसे मान लो कि मान लीजिए कि जो है कोई ऐसा पैसा की ज़रूरत पड़ गया सरकार को, मान लो कि सरकार को कोई ऐसा ज़रूरत पड़ गया पैसा बीच में, बजट में प्रोविज़न नहीं है पैसा का। मान लीजिए बजट में जो प्रोविज़न है वो तो काम सरकार कर ही रही है, बजट में जो प्रोविज़न पैसा उसको मिल गया है, लेकिन कोई ऐसा जो है प्रोविज़न, कोई ऐसा चीज़ जो है जो सरकार ने बजट में उल्लेख किया नहीं है और वैसा काम आ गया, तो उसके लिए जो है पैसा ये लेती है और कारण भी बताती है। एक है, पहले हम बताएं कि एक और है जहाँ पे सरकार तो पैसा ले लेती है लेकिन कारण नहीं बताती कि हमको क्यों चाहिए। यहाँ पे उसको कारण बताना पड़ता है कि भाई हम जो है, मान लीजिए होता नहीं कभी कभी, मान लीजिए आपका जो है सब कुछ जो है आपका बजट बना हुआ है, 5,000 घर से आपका आ रहा है खर्च करने के लिए, सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन बीच में मान लीजिए कि 2-4 लोग दोस्त आ गए, अब बोले कि भाई पार्टी दो। अब मान लीजिए पार्टी आपने दिया, सोचा कि चलो 200-400 में खा के निकल जाएंगे, मालूम चला 2,000 खा गया सब। अब 2,000 रुपये आप दे दिए, अब ये खर्च आपका बढ़ गया ना, बीच में खर्च बढ़ गया, तो आप फ़ोन किए कि भाई पापा 2,000 रुपया घट गया है दे दीजिए। क्यों? दोस्त लोग पार्टी मांग लिया है, ठीक है। तो जैसे दोस्त लोग पार्टी बोले तो कारण बता दिए कि आपको 2,000 रुपया कैसे बढ़ा, तो क्या हो गया, एक्सेप्शनल हो गया। आप डेली तो नहीं दे रहे हैं दोस्तों को पार्टी, कभी दिए साल भर में एक बार और 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आपका ले लिए, तो ये क्या हो गया, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल ग्रांट हो गया कि आपने जो है, चूँकि बजट में आपका प्रोविज़न नहीं है, पापा थोड़े बोल के बोले कि बेटा खर्च कर लेना, उसमें दोस्तों लोग को पार्टी भी देना, नहीं बोले ना, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ गया, कभी हुआ ऐसा सिचुएशन आया कि आपको देना पड़ गया, ठीक है, तो वो एक्सेप्शनल हो गया। या किसी दोस्त का शादी ही हो गया, आप चले गए तो उसमें खर्च हो गया। क्लियर है? ये हो गया। अब एक हो गया कि ऐसा पैसा खर्च करिए जिसमें आप पापा को कारण नहीं बताएं, बोले पापा 2,000 रुपये भेज दीजिए एक्स्ट्रा। पापा बोले क्या, कुछ बात क्या? बोले हाँ मतलब है काम पापा भेज दीजिएगा, है ना, आप कारण नहीं बताएं, तो कारण नहीं बताएं तो वोट एंड क्रेडिट हो गया, और कारण बता दिए तो एक्सेप्शनल ग्रांट हो गया। समझ में आया? तो यही क्लियर, समझ में आया? तो इसे समझ। अब सरकार को मान लीजिए बीच में कोई ज़रूरत पड़ गया पैसा का, कोई भी ज़रूरत पड़ सकता है, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट किया, उसके लिए जो है उसको लागू करना है, पहले से तैयार नहीं था, अब एग्रीमेंट में लागू करना है, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि 2008 में जो है सरकार जो है 1 to 3 एग्रीमेंट की,
अमेरिका और भारत के बीच में जो है नाभिकीय परमाणु समझौता किया गया 1, 2, 3। अब परमाणु समझौता के तहत क्या है, इस भारत को जो है जो परमाणु रिएक्टर बनाना था बहुत सारा, क्योंकि क्यों किया गया था, नागरिक समझौता था ना, क्योंकि परमाणु का यूज किस लिए करना था, नागरिकों के लिए, सैन्य के लिए नहीं, असैन्य समझौता हुआ था, समझ में आया? तो क्यों, बिजली बनाने के लिए, क्योंकि सिंपल सा बात था कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा आधार अगर है तो पावर है, पावर नहीं रहेगा तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पावर जनरेशन करने के लिए जो क्या था कि जो है आपको रिएक्टर बनाना था, और उसके लिए जो है रिएक्टर में जो आपको चाहिए परमाणु वो आप दूसरे देशों से ले सकते थे, क्योंकि उसके पहले बैन लगा हुआ था, हमारे यहाँ नहीं देता था कोई। तो समझौता का तो अमेरिका तैयार हो गया कि हम देंगे, और भी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बहुत देश तैयार हो गए कि हम देंगे। तो रिएक्टर लगाने के लिए जो है पैसा रिलीज करना था, तो सरकार ने पास किया। अब ज़रूरत पड़ा तो तुरंत उसमें क्या हुआ, बीच में पैसा उसको चाहिए क्योंकि काम शुरू करना था, तो ले लिया रिएक्टर लगाने के लिए, क्योंकि प्रोविज़न तो था नहीं, बीच में तुरंत उसको काम करना था तो करना स्टार्ट कर दी। तो कभी कोई ऐसा बीच में कोई ऐसा काम हो गया जो पहले से अपेक्षा नहीं था, बीच में हो गया, पैसे की आवश्यकता आ गया, तब क्या करोगे, तो आप ले लोगे, तो एक्सेप्शनल ग्रांट में, समझ में? क्या बोला? हाँ, आर्टिकल में इसलिए लिखा दिए 116 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम लोग को लास्ट है, पार्लियामेंट का लास्ट पोर्शन है संसदीय समितियां, ठीक है। संसदीय समितियां मतलब पार्लियामेंट कमेटी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बोलते हैं, ठीक है। संसदीय समितियां क्या होता है, संसदीय समितियां और इसका महत्व क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है, संसदीय समितियां का इम्पोर्टेंस? किसी को हटाना होता है, मतलब ठीक है, मतलब उसमें जो है किसी की सदस्यता जो है रद्द करना होता है, ठीक है, उसके लिए जांच समिति होता है, इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी में जो है किसी का भी सदस्यता खारिज करना है, जैसे अभी जो है गया हुआ है अभी जो है गया हुआ है राहुल गांधी का फिर से इंक्वायरी कमेटी के पास, मतलब जो है क्या बोलते हैं कि जो है कौन डाला है, एक लेडी है, नाम याद नहीं आ रहा, स्वरा, ये है अभी जो नई चुन के आई है ना, वो चलो जो भी है, तो जो है डाली है कि जो है जो राहुल गांधी जो है जो फैक्ट था उस फैक्ट को गलत फैक्ट दिया गया, प्रमाण उसका प्रस्तुत नहीं किया गया और जो है संसद को गुमराह किया गया। इसके लिए जो है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए और जो है उनका जो है सदस्यता खारिज करना चाहिए। इंक्वायरी करने का मतलब क्या हो गया, सदस्यता ख़त्म करने का है। तो इधर से कांग्रेस वाला भी डाल दिया है कि राजनाथ सिंह के ऊपर, है ना, अमित शाह के ऊपर इंक्वायरी कमेटी, इधर से इन लोग भी डाल दिया कि भाई इंक्वायरी कमेटी बैठाइए। आप जो है जब आप इधर डालें कि भाई इन्होंने झूठ बोला, तो झूठ तो उधर से भी आया है ना। जैसे इन लोग डालें कि भाई जो है, जैसे राजनाथ सिंह बोले 1 करोड़ रुपया जो है अग्निवीर को जो है कंपनसेशन मिलता है, तो इसको बोला कि भाई झूठ है, 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें 48 लाख रुपया जो है कंपनसेशन का आता है और लगभग 50 लाख रुपया इंश्योरेंस का आता है। तो इंश्योरेंस कम से कम कंपनसेशन हो गया। इंश्योरेंस तो कंपनसेशन में नहीं आता है, कंपनसेशन तो वो तो जो सरकार पैसा देती है और इंश्योरेंस तो जो होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। तो इन दोनों को मिला के आप बताएं कि सरकार 1 करोड़ रुपया देती है, तो ये तो गलत है। तो इन्होंने दे दिया कि भाई आपने तो ये झूठ बोला कि 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन हमने दिया है, आपने तो दिया 48, अभी आपने 48 लाख दिया, है ना। तो दोनों तरफ से ये है।
तो ये है, लेकिन अब वो इंक्वायरी कमेटी बनेगा या नहीं बनेगा ये लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर होता है। वो इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, जांच होता है। जैसे ये इंक्वायरी कमेटी पिछले जो है 17वीं में बना था, और जो टीएमसी के जो एक लेडी एमपी थी, हाँ मोइत्रा है ना, महुआ मोइत्रा, उसके खिलाफ बना था इंक्वायरी कमेटी। और इंक्वायरी कमेटी में जो है बना था, और उसमें जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी उसके एडवाइस पे। हाँ नहीं 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 नहीं, वो आय से अधिक संपत्ति नहीं, उसमें था कि जो है वो क्वेश्चन जो पूछती थी उसमें दिया गया था, क्वेश्चन जो है वो नैरेटिव सेट करने के लिए पूछा जाता था। मतलब जो है किसी को बदनाम करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता था, पैसा लेकर या जो भी लेकर, है ना। तो उसमें ये हुआ था। तो इस संसद में फिर चुन के आई है, वो सदस्यता रद्द हो गया था, तो इसमें आई। अब बोली कि देखिए उसमें मेरी बात नहीं सुना गया था, अभी उसका भाषण में सुन रहे थे, बोला कि उसमें मेरा बात नहीं सुना गया। तो उसमें जो है 6 बीजेपी का एमपी थे जिन्होंने जो है मेरा बात नहीं सुना, और हमको जो है मेरे ऊपर कार्रवाई कर दिया गया, और 6 को 6 हार गए। इस बार एक भी नहीं आया, है ना। तो बोला कि मतलब मेरे ऊपर कार्रवाई किया तो जो है निकल गया बाहर, समझा। तो कटाक्ष कर रही थी, ठीक है। 2 संसदीय समितियां जो है ये 2 तरीके से होता है ना। एक हम लोग बोलते हैं जो परमानेंट होता है, परमानेंट, जिसको हम लोग स्थायी समिति बोलते हैं, ठीक है। स्थायी समिति एक होता है परमानेंट, ये हमेशा रहता है, मतलब इसमें सिर्फ सदस्य बदलता है, प्रत्येक साल जो है सदस्य इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कमेटी हमेशा बना रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, उसी तरह ये स्थायी समिति है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम लोग ले लेते हैं लोक लेखा निधि समिति, सरकारी उपक्रम समिति, है ना, प्राक्कलन समिति, ये सब क्या है, ये हमेशा जो है बना रहता है और हमेशा काम करते रहता है, समझ में आया। तो ये इसका कभी भी जो है इसका समाप्ति नहीं होता है। दूसरा होता है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति इसको बोलते हैं एडहॉक समिति, एडहॉक कमेटी बोलते हैं इसको। एडहॉक मतलब होता है कि कोई विशेष काम के लिए हम गठित किए, समझ में आया, विशेष काम के लिए हम गठित किए और काम पूरा होते ही उस कमेटी का समाप्ति हो जाता है। ये स्पेशली कोई एडहॉक कमेटी बोलते हैं, या इसको स्कूलों। तो जैसे मान लीजिए कोई बिल हम लेके आए, मान लीजिए कि 3 तलाक पे हम बिल लेके आए, ठीक है, 3 तलाक पे हम बिल लेके आए, और 3 तलाक पर जब बिल लेके आए तो उसको पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो है उसको गहन विचार विमर्श करने के लिए कमेटी पे भेजने के लिए जो है तय किया। तो मान लीजिए कि जो है जब हम लोग जो है, जब दोनों सदन जो है तय कर लेता है कि जो है हम क्या करेंगे, लोकसभा है या राज्यसभा है, कि दोनों तय कर लिया कि जो है हम क्या करें कि हम लोग दोनों मिल के जो है क्या करें, इस पर विचार विमर्श करें। तो इसमें क्या होता है कि ज्वाइंट जो है कमेटी जो है हम इसमें बना लेते हैं, तो संयुक्त जो है समिति बन जाता है। और जो है 3 तलाक पर विचार करने के लिए जो है संयुक्त जो है प्रवर समिति या जो है स्टैंडिंग कमेटी जो है ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी हम बना लिए, और ये जो है 3 तलाक पर जो है विचार करता है, फिर अपना रिपोर्ट दिया और ये कमेटी समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये 3 तलाक पे ही गठित हुआ था, पहले से तो था नहीं कि 3 तलाक आएगा तो गठित करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जो है विषय किसी का जांच इंक्वायरी वाला हो गया, ठीक है, इंक्वायरी करना, मान लीजिए पेप्सी में कीड़ा मिला या मान लीजिए मैगी में कीड़ा मिला और उसका जांच करना है, तो जो है कमेटी बना दी है, तो भाई कमेटी बना, जाकर आप जांच कीजिए, जांच करके रिपोर्ट दिया और ख़त्म हो गया। ये रिपोर्ट सोखता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, एडहॉक कमेटी होता है। जैसे एग्जाम्पल कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे तो एक परमानेंट प्रोफेसर आपका होता है, और कुछ जो है कुछ समय के लिए जो है एडहॉक प्रोफेसर होता है, कमी जब होता है तो उसको ले आते हैं। हाँ, तो पढ़ाया कुछ समय के लिए, कोर्स पूरा हो गया, निकल गया, ठीक है। तो ये होता है, तो ये एडहॉक हो गया। ये 2 तरीके का कमेटी होता है, ठीक है। एडहॉक कमेटी का ज़्यादा जो है उतना महत्व है, लेकिन जो है तब जब वो गठित होता है ना, जब वो कार्य करता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, परमानेंट कमेटी का, स्थायी कमेटी का। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वित्तीय कमेटी, ठीक है। वित्तीय कमेटी इतना पावरफुल होता है इसका कि प्रधानमंत्री को भी अपने इंक्वायरी जो इंक्वायरी करता है वित्तीय कमेटी में, प्रधानमंत्री को भी बुलाकर पूछताछ कर लेता है।
जारी कर देता नोटिस कि आप आइए हमको पूछताछ करना है। इतना पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री तक भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कमेटी जो है बहुत पावरफुल है। यही कमेटी जो है बोला जाता है कि 2 कमेटी इसमें, वित्तीय कमेटी में 2 है, एक लोक लेखा कमेटी और एक है प्राक्कलन कमेटी। लोक लेखा कमेटी और प्राक्कलन कमेटी ये दोनों जुड़ा बन होता है। एक जो है एस्टिमेट, जो प्राक्कलन सम कमेटी है उसको बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी, है ना, और लोक लेखा जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। तो लोक लेखा निधि जो है हमेशा जो है बजट समाप्ति के बाद जो है चेक करता है। मतलब जब केक का रिपोर्ट आता है, बजट समाप्त हुआ, केक का रिपोर्ट आ जाता है एक साल में, उस केक का रिपोर्ट पर जांच करता है। और जो प्राक्कलन समिति है, जो बजट का प्रावधान आता है, एस्टिमेट आता है, उसका जो है वो तय करता है, चेक करता है कि जो प्राक्कलन किया गया है बजट में वो सही है कि नहीं है। तो एक पहले करता है, एक बाद में करता है, इसलिए दोनों को जुड़ा हुआ बोला जाता है। ठीक है, प्राक्कलन और लोक लेखा निधि को, तो दोनों बहुत पावरफुल है। तीसरा होता है सरकारी उपक्रम कमेटी। जितने भी PSU है, जितना भी सरकारी कंपनीज है, उन सारे का जो है क्या करता है वो कमेटी जो है देखता है, उसकी जांच करता है। कहीं कोई अगर वैसा मामला आता है तो उसकी जांच करता है, या मान लीजिए कि वहाँ पे मितव्ययिता को लाने का प्रयास करता है, या सलाह देता है कि कंपनी को अगर घाटे में चल रहा तो कैसे सुधारा जाए। तो तरह तरह का जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा करने का जो है वो प्रयास करता है। क्लियर? तो 3 तरह की कमेटी है। उसके बाद जो है सांसदों के आवास भत्ता, जनजातियों के लिए कमेटी अलग होता है। तो अलग अलग कमेटी सबका बना हुआ है। सदस्यों का जो है सदस्यता बहाल करने या रद्द करने के लिए अलग कमेटी होता है, वो अस्थायी होता है। कोई भी ऐसा काम करता है तो उस कमेटी में इंक्वायरी करने के लिए भेज दिया जाता है। क्लियर? लेकिन इसका महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व, कमेटी अगर नहीं होता तो क्या होता है, इसका महत्व किस आधार पे हम लोग आकलन करेंगे कि जो है कमेटियों का महत्व क्या है। सरकार के ऊपर नियंत्रण 2 तरीके से होता है। एक पार्लियामेंट के माध्यम से, पार्लियामेंट में विपक्ष होता है। विपक्ष जो है सरकार के ऊपर नियंत्रण रखता है जब उनकी नीतियों को आलोचना किया जाता है, या विभिन्न नीतियों का आलोचना करता है, या फिर सरकार को जो है आईना दिखाने का प्रयास करता है। दूसरा पार्ट होता है अगर विपक्ष कमज़ोर है तो फिर कहाँ पर जो है उसकी आलोचना होगा, कमेटियों के माध्यम से। और कमेटी क्या करता है, सरकार पे अंकुश रखता है। अगर सरकार भ्रष्टाचार करती है तो ये कमेटी उसको पकड़ने का प्रयास करता है। खासकर जो है लोक लेखा निधि, लोक लेखा जो कमेटी होता है वो जो है पकड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि केक का रिपोर्ट के बाद आता है तो वो चेक करता है कि केक का रिपोर्ट में कहाँ पे फॉल्ट है, और वो उजागर करता है, और उसमें जो है इंक्वायरी भी बैठा सकता है। वो सांसद ही होते हैं, सभी का रेशियो के हिसाब से जाता है। जिसका जितना सांसद है उस रेशियो में सदस्य वहाँ पे जाएगा। बीजेपी के पास ज़्यादा तो बीजेपी का ज़्यादा सांसद जाएगा, कांग्रेस के पास कम है तो कम, लेकिन जाएगा सबका, रेशियो के हिसाब से जाएगा। कुछ कमेटी है जिसका विपक्ष का जो अपोजिशन ऑफ लीडर है वही उसका चेयरमैन होता है, जैसे लोक लेखा निधि का उसका चेयरमैन जो है LOP होगा। ठीक है, तो उसका पावर होता है वहाँ पर। इसीलिए बोला गया ना कि जो अब ये तो बोला ही जा रहा है LOP बनने के बाद जो है बोला गया, अगर राहुल गांधी जब LOP बन गए तो एक पावरफुल पोस्ट है ना LOP, और उसका प्रोविज़न है LOP का। कमेटी में जो है विपक्ष का जो है नेता जो है उसका अध्यक्ष बनता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है बहुत सारे कमेटी ऐसा है जो नियुक्ति कमेटी होता है, उसमें जो है LOP का आवश्यकता पड़ता है, और उसके परामर्श के बाद ही प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त कर सकते हैं, चाहे CBI हो, चाहे मानव अधिकार आयोग का जो है चेयरमैन या अध्यक्ष हो, या फिर जो है केग का हो, या जो है सूचना आयुक्त का हो, जो भी हो, जिसके लिए कमेटी का ज़रूरत है उसको जो चाहिए। तो पावरफुल पोस्ट हो जाता है ना, कि प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट खड़ा कर देता है LOP को, प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट खड़ा कर देता है। और ऐसे भी बोला जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। जहाँ प्रधानमंत्री नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे वो पहुँचेगा और जो है प्रधानमंत्री काम करेगा। समझ में? मतलब जैसे बोला गया कि मान लीजिए कि जो है कल या परसों को न्यूज़ में दे रहा था कि मान लीजिए प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे मणिपुर, 1 साल से नहीं गए, तो विपक्ष का नेता तो पहुँच रहा है ना,
विपक्ष के नेता पहुंच रहा है, तो मणिपुर वाला को लग रहा है ना कि कोई तो आ रहा है हमारे पास, कि हमको देख रहा है। मान लीजिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन ऑफ लीडर पहुंच रहा है, तो वही उनको लग रहा है कि भाई कोई तो हमको देखने वाला है, सुनने वाला है, कुछ कार्रवाई करने वाला है। एक तरह से वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ नहीं पहुँच पाए तो पहुँच गया। ये ब्रिटेन का टर्मिनोलॉजी है, शैडो जो है कैबिनेट, है ना। लेकिन जो है यहाँ पे वैसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पावरफुल तो पोस्ट है ही, है ना। तो ये है। तो पहले हम लोग इसका जो है महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, है ना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, विशेषज्ञता को जो है जाहिर करता है, या चीज़ों को जो है वेरीफाई करके जो है लाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग लिखो संसदीय समितियां। देखो संसदीय समितियों का उद्भव, संसदीय समितियों का उद्भव समितियों का उद्भव ब्रिटेन से हुआ है। ब्रिटेन से हुआ है। वर्तमान में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान में इनका अधिक प्रयोग वर्तमान में इनका अधिक प्रयोग अमेरिका में होता है, अमेरिका में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में इसका प्रावधान, भारत में इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत में इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी से हुआ। (1919) ईस्वी से हुआ। लिख लिए 1919 तथा 1921 1921 तथा 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत में संसदीय समितियों का गठन किया गया। लाइन चेंज कीजिए फिर से। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 105, भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में समितियों के बारे में बताया गया है।
भारतीय संसद का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, इसलिए इनके कार्यों को समितियों द्वारा निपटाया जाता है। इनके कार्यों को समितियों के द्वारा निपटाया जाता है। जिन्हें संसदीय समिति या समितियां कहा जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है। उसी में लिखिएगा। दूसरे शब्दों में सरकार के प्रशासनिक कार्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सरकार के प्रशासनिक कार्यों, अनेक प्रकार के जटिल प्रस्तावों, जटिल प्रस्तावों और अधीनस्थ विधान मतलब सबऑर्डिनेट विधान की समीक्षा करने के लिए सदनों द्वारा संसदीय समितियां गठित की जाती हैं। ठीक है। अब हेडिंग लिखी संसदीय समितियों की आवश्यकता, नीड फॉर पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समितियों की आवश्यकता मतलब क्यों जो है इसकी आवश्यकता है। उसमें लिखिए संसद में होने वाले कार्यों की अधिकता को देखते हुए वहाँ प्रस्तुत किए गए सभी विधेयकों पर